इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा बीएसटी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आज है सेशन 25-26 की हमारी फोर्थ क्लास एंड आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। प्लस देखो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं आपकी एनसीईआरटी से। इन नोट्स के अंदर आपकी एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर है। मैंने अलग से बॉक्सेस के अंदर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस डाली हैं जो एज इट इज केस स्टडीज में आपसे पूछी जाएंगी। कुछ लाइंस है जो एज इट इज लिखी हुई आएंगी और क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्लानिंग के कौन से लिमिटेशन की बात करी गई है, बताओ प्लानिंग के कौन से फीचर की बात करी गई है। That's why NCERT is very important. So सारे नोट्स आपके प्रॉपर NCERT से हैं। अगर आप ये लेक्चर्स देखते हो, इन नोट्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, देन ट्रस्ट मी आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई NCERT रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से लेक्चर देखो, चीजें समझो, इन नोट्स को प्रिपेयर कर लो अच्छे से। नोट्स आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद में जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको हर चैप्टर की केस स्टडीज भी कराऊंगी। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज मैं आपको कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करूंगी। हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना। दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। शुरू कर दे हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? प्लानिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। घर में कोई शादी होती है तो सारी चीजें प्लान करी जाती है। सबसे पहले प्लानिंग होती है कि भैया शादी किससे होगी, दूल्हा कौन होगा, दुल्हन कौन होगी। देन सारी चीजें प्लान करी जाती हैं कि शादी कब होगी, कौन कौन से फंक्शन किस किस दिन होंगे, जो भी फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे, वेन्यू क्या होगा, किस किस फंक्शन में खाने में क्या क्या रखा जाएगा, ड्रेस कोड क्या होगा, हल्दी में क्या पहनना है, मेहंदी में क्या पहनना है, रिसेप्शन में क्या पहनना है। उसके बाद में सब लोगों को इस तरह से काम सौंपा जाता है ना कि भैया फूफा जी आप डेकोरेशन से सारा रिलेटेड सारा देख लेना, मामा जी आप खाने से रिलेटेड सारा देख लेना, बेटा तुम ड्रेसेस वगैरह देख लेना, बेटा तुम मेकअप से रिलेटेड सारा देख लेना, कपड़े लत्ते देख लेना। ऑल दिस इज प्लानिंग। कहीं अगर मान लो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, कल एग्जाम है और आज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो दिमाग में बहुत सारी तिगड़मबाजी चलती है ना कि यार क्या करें, मम्मी को कैसे पटाना है, फ्रेंड से बात करा दूं क्या, फ्रेंड की मम्मी से बात करा दूं क्या, मम्मी के बर्तन धो दूं क्या, मम्मी मान जाएगी। जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है ऑल दैट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना, क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर की करते हैं ना। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना कि फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कब करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, और कौन सा काम किससे करवाना है, बाय whom इट शुड बी डन। ऑल दिस इज प्लानिंग। और यही प्लानिंग हर बिजनेस के अंदर भी होती है। बिजनेसमैन भी सोचता है, मैनेजर्स भी सोचते हैं फ्यूचर में क्या क्या काम करने हैं। सेल्स बढ़ानी है 20% से, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, फ्यूचर में कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। ऑल दिस इज प्लानिंग। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना। What is to be done मतलब क्या करना है, when it is to be done मतलब कब करना है, how it is to be done कैसे करना है, and by whom it should be done। समझ में आ गई? इजी सी डेफिनेशन है प्लानिंग की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी में आती है और एग्जाम में फिल अप द ब्लैंक्स में भी पूछी जाती है। डैश सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। देखो प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग क्यों करी जाती है? किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने बोला गोल क्या है कि शादी जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए, गोल क्या है कि एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है और आज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, गोल क्या है कि बिजनेस को अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना है। सो प्लानिंग जो है वो किसका काम करती है? एक ब्रिज का काम करती है। किसका काम करती है? एक ब्रिज का काम करती है कि आज आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो। अब ये क्या है? ये आपका गोल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो आप अचीव करना चाहते हो। सो जो प्लानिंग है वो एक ब्रिज का काम कर रही है। इस ब्रिज की हेल्प से आज आप यहाँ खड़े हो, आप प्लानिंग की हेल्प से कल यहाँ पहुँच जाओगे। सो प्लानिंग सीक्स टू
ब्रिज द गैप वेयर वी आर, आज हम कहाँ हैं से कहाँ पहुंच जाएंगे, वेयर वी वॉन्ट टू गो, वेयर वी वॉन्ट टू रीच। इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया प्लानिंग की हेल्प से हम हमारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे मकसद को अचीव कर लेते हैं। समझ में आ गई बातें? अब मैम एक बड़ी और क्लियर डेफिनेशन बता दो प्लानिंग की एज पर एनसीईआरटी ही। सो देखो, प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है, मकसद, एम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गोल सेट कर लिया गया है कि सेल्स को इंक्रीज करना है, और कितने से इंक्रीज करना है, 20% से इंक्रीज करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ये पहला काम है प्लानिंग का। सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। और भैया ऐसा ही काम नहीं चलता कि बोल दिया कि हमें तो भैया सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से, ऐसे नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपको टाइम पीरियड भी मेंशन करना है। सो पहला काम आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भैया हमें सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इस ऑब्जेक्टिव, इस गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक बच्चा है जो ट्यूशन में जाके पढ़ता है, एक बच्चा है जो यूट्यूब लेक्चर से पढ़ता है, एक बच्चा है जो खुद रीडिंग कर करके अपने नोट्स बना बना के पढ़ता है। तो हर काम के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए भी क्या है, अलग अलग तरीके हैं। इन अलग अलग तरीकों को बोला जाता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि अलग अलग तरीके हैं। मैम कैसे कैसे तरीके, कि भैया अगर सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से तो आप कस्टमर्स को क्या दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। आप कस्टमर्स को बोल सकते हो बाय वन गेट वन फ्री। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, क्रीम वगैरह, तो आप एक सेल्समैन अपॉइंट करके डोर टू डोर बेचकर भी सर्विसेज दे सकते हो। या फिर आप सोशल मीडिया पर किसी अच्छे से इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। तो देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सो फॉर्म्युलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। देखना कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, अलग अलग तरीके हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट बना लेना। ठीक है भैया। अब जितने भी तरीके हैं उसमें से आपको बेस्ट तरीका सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम भैया हमारी सेल्स को 20% से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स के मेरिट्स भी लिखने हैं, फायदे भी लिखने हैं, और डीमेरिट्स भी लिखने हैं, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। और फिर सबसे बेस्ट तरीके को आपको सिलेक्ट करना है कि भैया हम तो डिस्काउंट देंगे, ये सबसे बेस्ट है, इसके फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। ऑल दिस इज प्लानिंग। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव सेट करें, अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर्म करें, आइडेंटिफाई करें, लिस्ट बनाई, सबके प्रोज एंड कॉन्स चेक करें और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। ऑल दिस इज प्लानिंग। सो प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। अब इस बात का मतलब क्या है, प्लानिंग में हम एंड्स की बात भी कर रहे हैं तो प्लानिंग में हम मीन्स की बात भी कर रहे हैं। एंड्स का मतलब है प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव की भी बात कर रहे हैं कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अचीव क्या करना है। ऑब्जेक्टिव जिसे आपको अचीव करना है उसी को एंड्स बोला जाता है कि ये आपका मकसद है। और मीन्स का मतलब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, हाउ इट इज टू बी डन। सो व्हाट इज टू बी डन मतलब एंड्स की हमें क्या हासिल करना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन इसे हमें कैसे अचीव करना है, डिस्काउंट देके, डोर टू डोर सेल करके, या फिर अच्छे से इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइजमेंट करवा के बाय वन गेट वन फ्री कैसे करना है, इसका मतलब है मीन्स। सो प्लानिंग के अंदर हम एंड्स और मीन्स दोनों की बातें करते हैं। अच्छे से चमक गया यहाँ तक? ये हो गया भैया प्लानिंग होता क्या है, हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो 6 पॉइंट्स हमारे पास में है।
एक बार क्विकली ऐसे ही देख लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग है तो डायरेक्शन मिल जाती है। देखो प्लानिंग में हम लोगों ने एडवांस में डिसाइड कर लिया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है, तो एक डायरेक्शन मिल गई ना। फोकस टू, आपको पता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको ये अचीव करना है, यू हैव टू डू दिस। फूफा जी को पता है कि उन्हें डेकोरेशन से रिलेटेड काम देखना है, ठीक है भैया। सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो फ्यूचर जो है बिजनेस का, डेट इज अनसर्टेन, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है। कल को हो सकता है सरकार टैक्सेस बढ़ा दे या फिर कम कर दे, कोई सब्सिडी लेकर आ जाए, कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा आ सकती है, इंडिया पाकिस्तान में एकदम वॉर लाइक सिचुएशन थी, ऐसा कुछ हो जाए क्या पता, तो कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर को लेकर, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले रिस्क को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। भैया जो होनी है तो होनी है, उसको तो आप टाल नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, आप फ्यूचर में होने वाले रिस्कों को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एकदम क्लियरली अच्छे से दिमाग में सेट है किसे क्या काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू, सबको पता है। तो ऑब्वियस ही बात है ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा कि एक बंदा आया वो भी रॉ मटेरियल परचेज करके ले आया और दूसरा बंदा भी सेम रॉ मटेरियल परचेज करके ले आया, ऐसी एक्टिविटीज नहीं होंगी, क्योंकि एकदम क्लैरिटी है कि किसे क्या काम करना है, कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिर आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी मैंने बताया हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट करे, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, तो सोचना पड़ेगा ना कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। किसी के दिमाग में आएगा डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई बोलेगा यार डोर टू डोर बेचो, कोई बोलेगा बढ़िया से इन्फ्लुएंसर से आप ऐड करवा लो, कोई बोलेगा बाय 2 get 1 फ्री दे दो। तो यहाँ पर इनोवेटिव नए नए आइडियाज का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। फिर आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्रॉपरली आप डिसीजंस ले रहे हो। और लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर बालक हम एक टारगेट सेट कर देते हैं कि भाई हमें तो ये अचीव करना है, कैसे भी करके इस महीने के अंदर हमें 100 कार्स का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ये टारगेट सेट कर दिया। अब मान लो एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो 90 कार्स का ही प्रोडक्शन कर पाए, तो आप अब टारगेट को एक्चुअल से कंपेयर करोगे, यू विल सी अ डिफरेंस कि 10 कार्स कम बनी है। तो आगे से आप कोई करेक्टिव एक्शन लोगे ना कि काम जो है वो टारगेट के अकॉर्डिंग हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऑल दिस इज कंट्रोलिंग। सो वन बाय वन देखें। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग में सब लोगों को एडवांस में पता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि भैया हमें इस डायरेक्शन में चलना है, हमें ये गोल अचीव करना है। क्योंकि प्लानिंग का पहला काम ही क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो सबको पता है कि भैया हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guiding for deciding what action should be taken and in what direction. Planning ये make sure करके रहता है कि भैया objectives clearly stated होने चाहिए, पहले से पता होना चाहिए हमारे objectives क्या हैं। तो वो objectives एक guide का काम कर रहे हैं कि हर person को पता है कि हमें क्या करना है और कौन सी direction में जाना है। मान लो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, किसी को नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। इफ देयर वॉज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वोंट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल्स। पहला याद हो गया, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। साथ साथ में याद करते जाओ, 6 पॉइंट्स हैं, याद करो। जैसे 6 के 6 पॉइंट्स याद होते हैं कमेंट्स के अंदर लिख दो। अगला आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो हमें पता है बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्यूचर अनसर्टेन है, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स का काम क्या होता है,
थोड़ा बहुत फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि कल को आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपकी इस ईयर में शादी होगी, इस ईयर में ब्रेकअप होगा, इस ईयर में जॉब लगेगी, वो सारी की सारी चीजें देखा होगा, ऐड आता है। सो एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। सेम ऐसे ही प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स भी क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। और हवा में प्रिडिक्ट नहीं करते, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिडिक्ट करते हैं कि मान लो फ्यूचर में हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 20% से बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, इतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे। मान लो फ्यूचर में कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। फ्यूचर में कोविड जैसी सिचुएशन आती है, लॉकडाउन वगैरह लग जाता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। मान लो सरकार फ्यूचर में अगर टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अलग अलग फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन सेट करे जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा 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 भी हो सकता है। सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। मैनेजर क्या कर रहा है, आगे की तरफ देख रहा है, चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो अगर उसने एडवांस में ये काम कर लिया है तो फ्यूचर में जो होगा वो तो होगा, बट कहीं ना कहीं वो उन सिचुएशंस के साथ में डील कर सकता है, वो अपने माइंड को प्रिपेयर रखेगा। आपने थोड़ी बहुत अगर फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है कि फ्यूचर में अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, तो जो होगा उसे तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, बट आप अपना एक रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हो उस चीज को लेकर। आप उस सिचुएशन के साथ में एक बेटर वे में डील कर सकते हो। सो बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, अगर आपने एडवांस में सोच रखा है फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स, तो आप फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स के साथ में बेटरली डील कर सकते हो। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम खत्म नहीं कर सकते, फ्यूचर में जो होना है वो होना है, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, और मैनेजर्स अपना रिस्पॉन्स बदल सकते हैं, एक रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। समझ में आया। सो प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड आता है हमारे पास में प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बिल्कुल एडवांस में पता है किस पर्सन को क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीजें पता है, तो सारे डिपार्टमेंट, सारे डिवीजन, सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक तालमेल रहता है, सब मिलजुल कर एकदम अच्छे से काम कर लेते हैं। सो प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। सबको पता है ना किसे क्या काम करना है। स्कूल में पता है भैया इस टीचर को इको पढ़ानी है, इसको बीएसटी पढ़ानी है, इसको अकाउंट्स, इसको फिजिकल एजुकेशन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हर कोई अपना अपना काम करेगा। एक क्लैरिटी है थॉट एंड एक्शन की, अच्छे से पता है सबको क्या काम करना है। सो काम कैसे होगा, स्मूथली होगा बिना किसी इंटरप्शन के। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। रिडंडेंट मतलब भी यही होता है आलतू फालतू की एक्टिविटीज। अगर एडवांस में पता है किसे क्या काम करना है तो वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, यूजलेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी। अगला आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज का क्या होता है, जन्म होता है क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे। अब आप फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस भी सेट कर रहे हो। अजम्पशंस मतलब आप फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस भी सेट कर रहे हो कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड 20% से बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो मैं क्या करूंगा, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा, सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है तो हम क्या करेंगे, लॉकडाउन लग गया तो हम क्या करेंगे। आप फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन सेट कर रहे हो, इनोवेटिवली सोच रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग है। आपके पास में गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उन तरीकों के बारे में सोच रहे हो, इनोवेटिवली समझ रहे हो, इनोवेटिवली आप सारी की सारी चीजें कर रहे हो। इनोवेशन का मतलब है नए नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं कि यार इस गोल को हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान। अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, कोई नया प्लान आता है, तो वो प्लान इंप्लीमेंट हो सकता है। वो जो नया आइडिया है वो एक कॉन्क्रीट प्लान की शेप ले लेगा, यानी कि वो जो आइडिया आपके मन में आया है अब वो सिर्फ एक आइडिया नहीं रहेगा, वो वाकई में इंप्लीमेंट होगा, एक्चुअल में उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इट फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली। मैनेजर्स अलग अलग तरह से सोचते हैं कि हम हमारे गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे।
अज्यूम द फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मैनेजर्स इनोवेटिवली सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी अपनी यहाँ पर दिखाते हैं। फिफ्थ आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी होती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। पहली तो बात, मैनेजर्स फ्यूचर के अंदर झांक रहे हैं, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में झांक रहे हैं और वो फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन सेट कर रहे हैं, अजम्पशन सेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में उनके पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, डिस्काउंट दे सकते हैं, डोर टू डोर सेल्स कर सकते हैं, बाय 2 get 1 फ्री हो गया, फ्री सैंपल्स कस्टमर्स को दे दिए, ऐड करवा दिया सोशल मीडिया पर। तो अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, वो इन कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करते हैं, सबके प्रोस कॉन्स देखते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं और सबसे विएबल यानी कि सबसे जो सही ऑल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या करा जा रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट। आपने जब टारगेट सेट करा है, ऑब्जेक्टिव सेट करा है, वहां पर भी आप लोगों ने डिसीजंस लिए। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, वहां पर भी आप डिसीजंस ले रहे हो, और फिर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हो, वहां पर भी आप डिसीजंस ले रहे हो। तो आप यहाँ पर रैशनल डिसीजंस ले रहे हो। आपके जो डिसीजंस है वो लॉजिक्स पर बेस्ड हैं, सोचे समझे डिसीजंस है, आलतू फालतू डिसीजंस नहीं है। लास्ट आता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली टारगेट सेट करे जाते हैं। अब टारगेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। तो प्लानिंग के अंदर टारगेट सेट कर लिया कि इस मंथ के अंदर कैसे भी करके 100 कार्स का प्रोडक्शन करना है। ये प्लानिंग के अंदर टारगेट सेट करा है, इसे हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये गोल है, ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई और एक्चुअली हम लोगों ने देखा जो वर्कर्स हैं वो 100 गाड़ियां नहीं बना पाए, उन्होंने 90 कार्स का ही क्या करा है, प्रोडक्शन करा है। ठीक है भाई, प्लानिंग में आपने स्टैंडर्ड सेट करा, एक्चुअली में 90 कार्स का प्रोडक्शन हुआ। अब आप दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे भैया डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को बोला जाता है डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन आ रहा है 10 कार्स का, 10 कार्स कम प्रोड्यूस करी गई हैं। तो आगे से आप करेक्टिव एक्शन लोगे ना। आप देखोगे यार 10 गाड़ियों का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, आपके सामने आया होगा कि एम्प्लॉयज छुट्टी पर थे, पावर कट्स हो गए थे, एम्प्लॉयज आपस में गप्पे मार रहे हैं, आपने कैमरा चेक करा एंड यू गॉट टू नो कि एम्प्लॉयज तो गप्पे मारने में बिजी हैं। तो आगे से आप करेक्टिव एक्शन लोगे कि इस तरह का डेविएशन ना आए, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑल दिस इज कंट्रोलिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, डेविएशन डिफरेंस आ रहा है तो आगे से करेक्टिव एक्शन लेना, ऑल दिस इज कंट्रोलिंग। अब मुझे बताओ, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो क्या टारगेट्स हमें पता होंगे, स्टैंडर्ड सेट होंगे, नहीं होंगे। अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो हम एक्चुअल को किससे कंपेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। सो प्लानिंग है तभी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं जिसकी हेल्प से फ्यूचर में क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर हम लोगों ने गोल सेट करा 100 गाड़ियां प्रोड्यूस करने का, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को इस प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा जाता है। कंपेयर करने पर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल। उन्हें पता चलेगा क्या वाकई में हम लोगों ने हमारे गोल को अचीव करा है क्या। इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड। Therefore, planning is prerequisite for controlling। तो कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग क्या है, प्री रिक्विसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्स नहीं होंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगी तो हम डेविएशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते एंड देयर विल बी नो कंट्रोलिंग। चमक गया अच्छे से। ये 6 थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यहां तक के 6 के 6 पॉइंट्स याद करो। 6 के 6 पॉइंट्स मुझे एक बार कमेंट्स में लिख दो अगर याद हो गए तो, ठीक है। चमकती है सारी बातें, एक बार लिख देना चमका। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। 7 फीचर्स है। पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। भैया शादी की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि शादी एकदम बढ़िया तरीके से हो सके, जाते टाइम लोग बोल के जाए बढ़िया शादी थी, डेकोरेशन बढ़िया था, खाना वाना एकदम चकाचक था, ठीक है। या फिर बर्थडे पार्टी की प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि आपका एग्जाम भी बढ़िया हो जाए कल और आज आप आराम से फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाए आओ, एंजॉय भी करिए आओ। सो प्लानिंग हो ही क्यों रही है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए।
प्लानिंग के अंदर पहला काम ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। प्लानिंग क्यों हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग क्या है, पर्पसफुल है। प्लानिंग का पर्पस है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। सो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन प्लान। सबसे पहले तो गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से। along with the activities to be undertaken to achieve the goal। सोचा भी जाता है कि इस गोल को कैसे अचीव करना है, क्या क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे। सो प्लानिंग इज पर्पसफुल। इट हैज नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऐसी प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है कि भैया काम हो रहा है और आप अपनी गोल ही अचीव नहीं कर पा रहे। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। प्लानिंग क्यों हो रही है, गोल्स को अचीव करने के लिए। सो पहला हो गया प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड आता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहला और बेसिक फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन। प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड करा जाता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड फ्रॉम होम इट शुड बी डन। सो ये क्या कर रहा है, बाकी अदर फंक्शंस के लिए बेस तैयार कर रहा है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। बाकी के जितने भी फंक्शंस है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे जाते हैं। प्लानिंग के अंदर समझ लो एक फ्रेमवर्क तैयार करा जा रहा है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करा जा रहा है। इस स्ट्रक्चर, इस फ्रेमवर्क के दायरे में सारा का सारा काम होगा। सो सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, प्लानिंग के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर होते हैं। मतलब प्लानिंग बोलता है सबसे पहले मैं ही आया था, सबसे पहले मैं ही आया था। आई एम द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज रेफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनसीईआरटी लाइन है। इट इज रेफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यही प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। दैट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन है। हो गया याद। थर्ड आता है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग को आप हर जगह देख सकते हो। पहली बात तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लानिंग देखने को मिलेंगी। मतलब ये दीदी हैं तो इनका ये जो वड़ा पाव का ठेला है ये भी प्लानिंग करती होंगी, सारी प्लानिंग करती होंगी कि यार कितने पाव लाने हैं, कितने आलू खरीदने हैं, आज किससे पंगा लिया जाए कि मेरी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए। तो ये भी अलग अलग तरह की प्लानिंग कर रही है ना, कितना पाव लाना है, कितना आलू लाना है, कितने वड़े बनाने हैं, कितनी चटनी बनानी है, आज कहाँ पर ये ठेला लगाना है, आज किससे लड़ाई करनी है। प्लानिंग हर जगह हो रही है। इन भैया की चाय की दुकान है, ये भी हर जगह पर प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी चाय पत्ती लानी है, कितना दूध लाना है, कितनी चीनी लानी है, कितने कप वगैरह लाने हैं, कब किसके साथ में वीडियो बनवानी है, ये भी सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल है, सोनी है, हर जगह पर प्लानिंग होती है। सो प्लानिंग टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। प्लस हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है। टॉप लेवल मैनेजर्स भी प्लानिंग करते हैं, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी। कभी ये मत समझना कि प्लानिंग जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है, नहीं, प्लानिंग सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या गोल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन मैनेजर प्लानिंग कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सेल्स मैनेजर प्लानिंग कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग मैनेजर प्लानिंग कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, और लोअर लेवल मैनेजर्स का प्लानिंग करते हैं डे टू डे वर्क की। जो भी डे टू डे ऑपरेशन है, काम किस तरह से होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनकर निकल कर आए, वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, as well as in all departments of the organization। वड़ा पाव का ठेला हो, चाय का ठेला हो, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर जगह पर प्लानिंग होती है। बस प्लानिंग का जो स्कोप है वो चेंज होता रहता है। जैसे मैंने बताया, टॉप लेवल मैनेजर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, गोल्स वगैरह सेट कर रहे हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट्स की, लोअर लेवल मैनेजर्स डे टू डे वर्क की प्लानिंग कर रहे हैं। So it is not an exclusive function of top management or nor of any particular department। अगर ये लाइन लिखी हुई आती है, पूछता है प्लानिंग के कौन से फीचर की बात करी गई है, so this is planning is pervasive।
3 याद हो गए। फोर्थ आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। भैया प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है, आप प्लान्स बनाते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 6 महीने का प्लान भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 3 महीने क्वार्टर का भी हो सकता है। प्लान बन गया, सबसे पहले आपने टारगेट सेट करे, आपने प्लान बनाया है 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे, फिर एक्चुअल को प्लान यानी कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, डेविएशन आएगा तो आप करेक्टिव एक्शन लोगे, फिर आप नई सिचुएशन नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नया प्लान बनाओगे। सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Plans are prepared for a specified period of time, maybe for a month, a quarter, or a year. At the end of that period, there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future condition. जब एक प्लान खत्म होता है तो नई रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग नया प्लान बनाया जाता है। सो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिफ्थ आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। भैया प्लानिंग फ्यूचर की ही करते हैं ना, घर में बात होती होगी ना कि तेरी शादी में हम ऐसे करेंगे, तो प्लानिंग तो फ्यूचर की हो रही है। बुआ की शादी जो 10 साल पहले हो चुकी थी उसकी थोड़ी ना प्लानिंग करेंगे, वो काम तो पास्ट में हो चुका ना। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, हम हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कोई चीज पास्ट में हो गई, 10 साल पहले बुआ की शादी हुई थी, उसकी प्लानिंग थोड़ी ना होती है, उसके बारे में तो डिस्कशन होता है कि बुआ की शादी में ऐसे ऐसे हुआ था। प्लानिंग तो आपकी शादी की हो रही है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग में हम आगे की तरफ झांक रहे हैं। इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। पास्ट की तो कभी प्लानिंग नहीं होती। पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का पर्पस क्या है कि कोई भी फ्यूचर जो इवेंट होता है वो बेस्ट तरीके से हो। कुछ भी फ्यूचर में हो रहा है उसका हमें बेस्ट एडवांटेज मिले, सारी चीजें फ्यूचर में अच्छे से होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज पीपिंग इन टू द फ्यूचर। फ्यूचर में हम यहाँ पर झांक रहे हैं, फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करना। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मतलब फ्यूचर में अगर कोविड आ गया तो क्या करेंगे, अगर फ्यूचर में मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई तो क्या करेंगे, या फिर फ्यूचर के अंदर अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई तो क्या करेंगे। फ्यूचर में मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम एकदम से प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो हम क्या करेंगे। सो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उससे रिलेटेड अजम्पशन सेट करना, ऑल दिस इज प्लानिंग। सेल्स की फोरकास्टिंग करी जाती है ना कि इस साल हमारी सेल्स कितनी होंगी, इस साल हमारी सेल्स होंगी फॉर एग्जाम्पल 80,000 करोड़ की सेल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन वगैरह सब प्लान करोगे। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फिर आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, प्लानिंग में डिसीजंस ले रहे हैं। सबसे पहला आप डिसीजन ले रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव है सेल्स इंक्रीज करना 20% से आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। उसके बाद में आपके पास में अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों में से आप बेस्ट तरीके को सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डिसीजंस ही तो ले रहे हो। सो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। मान लो आपका कोई ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक ही ऑल्टरनेटिव है, यानी कि एक ही तरीका है, तो यहाँ पर तो कोई डिसीजन ही नहीं होगा, जो तरीका है आपको वो काम वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थॉरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सारे ऑल्टरनेटिव्स को आप अच्छे से एग्जामिन करोगे, सबके प्रोस कॉन्स आप लिखोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे, नेगेटिव पॉइंट्स लिखोगे, देखोगे कि यार ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये प्रैक्टिकल भी तो हैं कि सिर्फ पढ़ने में सुनने में ही अच्छे लग रहे हैं, पता लगा हम इन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, फियासिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, तो डिसीजंस हम ले रहे हैं। एंड लास्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कोई फिजिकल काम नहीं है। प्लानिंग कहाँ हो रही है, प्लानिंग तो यहाँ हो रही है। फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, कल बर्थडे है, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना हो रही है, तिगड़मबाजी तो सारी की सारी दिमाग में चल रही है। दिमाग में चल रहा है यार मम्मी के बर्तन धो देती हूँ मान जाएगी, या फिर एक काम करती हूँ यार फ्रेंड से मम्मी की बात करा देती हूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, मेरी क्लास की जो सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है ना उसकी बात कराती हूँ मम्मी से, वो बोलेगी आंटी मैं भी जा रही हूँ तो मम्मी मुझे तो भेज ही देगी। या फिर एक काम करती हूँ, जिसका बर्थडे है उसकी मम्मी से बात करा देती हूँ मम्मी की। सो ऑल दिस तिगड़मबाजी इज गोइंग इन योर माइंड।
So planning is a mental exercise. Planning requires application of the mind. फोरसाइट, फ्यूचर के बारे में आप ऑब्वियसली बातें सोच रहे हो, इंटेलिजेंटली आप चीजें इमेजिन कर रहे हो कि क्या क्या कर दे हम बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। साउंड जजमेंट भी है, आपके सामने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा, आज तो रात के बर्तन मैं ही धोऊंगी। सो आपका साउंड जजमेंट भी है कि आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर आप सोच रहे हो, एक्चुअली काम कर नहीं रहे हो। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर दैन डूइंग, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग के अंदर आप कोई भी चीज लॉजिकली सोचते हो, सिस्टमैटिकली सोचते हो। गेसवर्क यहाँ पर कुछ नहीं है, तुक्केबाजी नहीं है, सारा काम सोचा समझा है, लॉजिक्स पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करे, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखे, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट कर रहे हो। ऑल दिस इज मेंटल एक्सरसाइज। चमक गया अच्छे से? तो हम लोगों ने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया, इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस देख ली, फिर हम लोगों ने फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर भी देख लिया। अगला आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आप किसी की लिमिटेशन करो या ना करो, प्लानिंग की लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा और पूछेगा बताओ प्लानिंग के कौन से लिमिटेशन की बात करी गई है, कौन से कमी की बात करी गई है। सो प्लानिंग की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने पर इन्हें अच्छे से याद करना। 6 के 6 पॉइंट्स याद करके कॉमेंट्स में लिख देना, सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। वन बाय वन करें। पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, प्लानिंग अगर होती है ना तो एक रिजिडिटी हो जाती है कि एक बार एक प्लान बन गया, अब आपको उसी प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहते हुए भी उस प्लान में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़े बहुत चेंजेस करे जाते हैं, बट अगर हमें बुराई लिखनी है तो हम सारी की सारी बुराई ही लिखेंगे। एक बार अगर प्लान बन गया ना तो उस प्लान पर एज इट इज काम करा जाता है, आप फिर उस प्लान से हट नहीं सकते, मतलब डेविएट नहीं हो सकते। आपको उस प्लान को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक रिजिडिटी क्रिएट हो गई है ना कि आपको उस प्लान को फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही यहाँ पर नहीं है। सो प्लानिंग से रिजिडिटी आती है। अब मान लो प्लान बन गया, ठीक है भैया, लेकिन सिचुएशंस बदल गई, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए और आप अभी भी उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो ऐसे में सक्सेस की बजाय आपको क्या मिलेगा? फेलियर मिलेगा। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। एक बार प्लान्स बन गए, क्योंकि प्लानिंग के अंदर बच्चा बहुत टाइम भी लगता है, आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो तो पैसा भी अच्छा लगता है, आपको उन्हें अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। तो एक बार अगर प्लान बन गया ना तो मैनेजर्स फिर उस प्लान को चेंज नहीं करते, उस पर एज इट इज काम करते हैं, उसी प्लान के क्या बन जाते हैं? ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। मैनेजर्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलनी चाहिए ना कि अगर सिचुएशंस बदल गई हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं, तो वो उन प्लान्स को चेंज कर सके, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस कर सके। नहीं है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप प्री डिसाइडेड प्लान ही फॉलो कर रहे हो, सिचुएशन बदल चुकी है, मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और आप वही पुराना वाला प्लान अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या हो गई? एक रिजिडिटी क्रिएट हो गई है। मैनेजर बोल रहा है मैंने प्लान बना दिया तो तुम्हें इस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, आप इसे डेविएट नहीं हो सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। सेकेंड है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। हमें पता है बिजनेस का एनवायरमेंट कैसा है? डायनेमिक है। मैम डायनेमिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। अब इतने चेंजेस आ रहे हैं कि आप बहुत इजीली सारे चेंजेस को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कल क्या हो जाएगा। फैशन इंडस्ट्री में कितने फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, आईटी सेक्टर में कितने फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, आप एकदम अच्छे से फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करोगे? तो एकदम जब बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनेमिक है ना कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, आप फ्यूचर को सारी चीजें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऐसे में प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं रहती। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, देयर आर चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक
कभी सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है, टैक्सेस में चेंजेस कर देती है। पॉलिटिकल यानी कि कभी स्टेबल है सरकार, कभी स्टेबिलिटी नहीं है। फिजिकल है, जैसे आजकल हो रहा है, अभी प्लेन क्रैश हुआ था, फिर केदारनाथ के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद में कभी कहीं सुनामी आ जाती है, कभी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। लीगल एनवायरनमेंट है, कोई नया लॉ रूल्स रेगुलेशंस आ गए। सोशल एनवायरनमेंट है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है, लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही हैं। सो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस मे बी ऑब्स्टैकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। वही बात है, आप प्लानिंग के अंदर सारे चेंजेस को तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते, सब कुछ की तो आप प्रिडिक्शन सेट नहीं कर सकते, सब कुछ तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में प्लानिंग इफेक्टिव नहीं रहती। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैंने बोला वैसे तो देखो, जब अच्छी बातें लिखनी थी तो हम लोगों ने बोला प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजर्स भी करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी करते हैं। लेकिन जब लिमिटेशंस लिखनी है ना, तो आपको सिर्फ बुराइयां ही लिखनी है। प्रैक्टिकली क्या होता है, थ्योरेटिकली क्या होता है, वो तो हम लोगों ने पीछे लिख दिया था कि प्लानिंग इज परवेसिव, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। लेकिन प्रैक्टिकली प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही ज़्यादातर करते हैं, वो भी एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। एक बार जब टॉप लेवल मैनेजर्स ने कोई प्लान बना दिया ना, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स उन प्लान्स को एज इट इज इंप्लीमेंट करते हैं। वो उस प्लान के ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। वो उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते, उन प्लान से डेविएट नहीं कर सकते कि भैया प्लान से हट के कोई काम कर दिया। नो, टॉप लेवल मैनेजर्स ने प्लान बना दिया, then they become lower level and middle level managers become blind followers of that plan. Planning is an activity which is done by the top management. Usually the rest of the members just implement these plans. मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स का काम है उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का। मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स। उन्हें अलाउ नहीं करा जाता कि वो प्लान से डेविएट करें, उनसे हटके कोई काम करें, कुछ अलग करें। नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। उन्हें आज़ादी नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई काम कर सके। सो भैया ये जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स है, इनके अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी थी भी ना, कुछ इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी थी, वो भी खत्म हो जाती है। दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ plan. Much of the initiative or creativity inherent in them also gets lost or reduced. फोर्थ आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल, प्लानिंग में बहुत कॉस्ट लगती है बच्चा, क्योंकि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमाग का खेल है सारा का सारा। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए अलग से एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं और उन एक्सपर्ट्स को एक मोटा पैसा देना पड़ता है। सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। टाइम भी लगता है प्लस पैसा भी बहुत लगता है। द कॉस्ट इनकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान्स। देखो कई बार क्या होता है, प्लानिंग में ही इतना पैसा लग जाता है कि इतने तो हमें प्लानिंग के फायदे ही नहीं मिले, प्लानिंग के बेनिफिट्स कम लगने लगते हैं, प्लानिंग की कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है। जैसे आपको कोई भी फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स की एक्यूरेसी चेक करना। अगर आप कोई डिटेल्ड प्लान बना रहे हो तो आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी फैक्ट्स फिगर्स से रिलेटेड। फिर प्लानिंग करनी है, एक्सपर्ट्स हायर करोगे, उन्हें मोटी सैलरी आपको देनी है। प्लानिंग करने के लिए वो बोर्ड रूम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, प्रॉपर मीटिंग्स में चाय पानी सब चीज़ों का खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगता है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अगर आप हायर कर रहे हो, उसको अच्छी सैलरी देनी है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिफ्थ आता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ठीक है चलो वो तो हो गए। फिर आप देखोगे इस ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं। टाइम लगेगा उसके अंदर। फिर सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे, मेरिट्स डीमेरिट्स लिखोगे। फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करोगे। कई बार प्लानिंग में ही इतना टाइम लग जाता है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचता, क्यों भैया प्लानिंग के अंदर ही इतने सारे स्टेप्स आ गए कि प्लानिंग में ही इतना टाइम लग जाएगा दैट यू वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स। इम्प्लीमेंटेशन का आपको टाइम नहीं बचेगा। सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस because it takes long time to evaluate the alternatives and select the best one. Sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is not much time left for their implementation. Last आता है planning does not guarantee success. भैया इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मतलब प्लानिंग अगर आपने कर ली एकदम
ताबड़तोड़ प्लानिंग कर ली आप लोगों ने, एकदम बढ़िया सी प्लानिंग कर ली, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि सक्सेस मिल ही जाएगी। आपने एक बढ़िया सा टाइम टेबल सेट करा है, 9 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, स्कूल से आके इतने घंटे ये पढ़ना है। प्लानिंग तो आपने एकदम बढ़िया करी है, पर हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा हो। आपने प्लान बना लिया, बढ़िया सा टाइम टेबल कलरफुल सा बना के दीवार पे चिपका दिया, इम्प्लीमेंट आप कर ही नहीं रहे सही से, तो प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी थोड़ी ना दे रही है। Planning does not guarantee success. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. Managers क्या देखते हैं कि planning is a time consuming process. Planning involves huge cost. तो मैनेजर्स देखते हैं कि यार ये जो पास्ट वाला प्लान है ये पास्ट में सक्सेसफुल रहा था, है ना, एक प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान है जो पास्ट में एकदम सक्सेसफुल रहा था, इससे अच्छे रिजल्ट मिले थे, क्यों ना इसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, पास्ट में सिचुएशंस अलग थी, प्रेजेंट में सिचुएशंस अलग है, फ्यूचर में अलग होगी। तो अगर आप कोई पास्ट वाला प्लान प्रेजेंट में अप्लाई कर रहे हो तो वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क सक्सेसफुली बिफोर इट विल वर्क अगेन। जरूरी नहीं है पास्ट में किसी प्लान ने सक्सेस दे दी तो वो सेम प्लान आपको फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। दिस काइंड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप दिमाग में ये सोच के बैठे हो तो सक्सेस की बजाय आपको क्या मिलेगा, फेलियर मिलेगा। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। प्लानिंग में आप सिर्फ फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन सेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हो। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये आपको किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता। एक एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज अ टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन। प्लानिंग एक टूल है, एक हथियार है जिसे आपको सोच समझ के समझदारी से यूज में लेना है, बिकॉज इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। जस्ट बिकॉज अ प्लान वॉज सक्सेसफुल इन फ्यूचर डज नॉट मीन कि सेम प्लान आपको फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? जस्ट बिकॉज अ प्लान वॉज सक्सेसफुल इन पास्ट, अगर पास्ट में किसी प्लान ने सक्सेस दी है, डज नॉट मीन कि सेम प्लान आपको फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। चमकती है यहां तक बातें? तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया, सिग्निफिकेंस देख ली, नेचर देख लिया एंड प्लानिंग के लिमिटेशंस देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की। प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर आते हैं हमारे पास में 7 स्टेप। पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, उसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, यानी कि हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, उस गोल को सेट करा जाता है। जैसे बोल दिया कि सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से आने वाले 2 साल के अंदर, ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फ्यूचर के अंदर झांकना, फ्यूचर को एनालाइज करना और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करना कि भैया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। उन अजम्पशंस को ही बोला जाता है प्रीमाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 20% से बढ़ गई, तब हम क्या करेंगे, कैसे इस डिमांड को फुलफिल करेंगे। अगर मान लो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एकदम कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे। फ्यूचर में कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या करेंगे। फ्यूचर में कोई हमारा नया कॉम्पिटिटर आ गया, उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे। फ्यूचर में अगर सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं 10% से, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। सो फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन सेट करना, कुछ अजम्पशन सेट करना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रीमाइसेस। अब भैया आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए प्लस फ्यूचर से रिलेटेड आपने अजम्पशंस भी सेट कर लिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना। जैसे एक आपके दिमाग में आता है कि हम कस्टमर को क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। एक दिमाग में आया हम कस्टमर को दे सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है साबुन वगैरह तो हम कस्टमर को फ्री सैंपल्स भी ऑफर कर सकते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, सेल्स मैन अपॉइंट करते हैं और डोर टू डोर सेल्स करवा देते हैं उसकी हेल्प से। या फिर हम किसी सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर से ऐड करवा देते हैं, टीवी में ऐड करवा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा, अब उस ऑब्जेक्टिव को आप अलग अलग तरह से अचीव कर सकते हो। उसे अचीव करने के अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन है।
उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मतलब उनकी लिस्ट बनाना। लिस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन भी इसे हम बोलते हैं। सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करना। मैम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं सबके प्रोस एंड कॉन्स लिखकर, यानी कि आपको सबके मेरिट्स भी लिखने हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं और सबके डीमेरिट्स भी लिखने हैं, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं। ठीक है, आपने अच्छे से वो काम कर लिया। अब आप क्या करोगे? बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। कई बार जरूरी नहीं है हम एक ही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें, हम 2 ऑल्टरनेटिव्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कस्टमर को डिस्काउंट भी दोगे और साथ साथ में आप सोशल मीडिया पर ऐड भी करवाओगे, तो आप 2 ऑल्टरनेटिव्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कैसे करोगे? आप वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स सबसे कम हैं, जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, जो फियासिबल है। फियासिबल मतलब सिर्फ पेपर पर लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल भी है, आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद में आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। एग्जीक्यूशन के साथ में ही प्लानिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता, फॉलो अप एक्शन भी होता है। आप अच्छे से मॉनिटर करोगे, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट तो करा जा रहा है, इम्प्लीमेंट तो करा जा रहा है। हम लोगों ने जो प्रीमाइसेस सेट करे थे, जो अजम्पशन सेट करे थे, हम लोगों ने अजम्पशन सेट करा था कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 20% से बढ़ेगी। तो वाकई में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ तो रही है ना 20% से, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग करी है इस अजम्पशन के बेसिस पर कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी 20% से। तो क्या प्रेजेंट में सिचुएशन वही है? हो सकता है प्रेजेंट के अंदर उल्टा आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई हो। तो अगर मान लो सिचुएशन बदल गई है, देन यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर प्लान्स। दिस इज फॉलो अप एक्शन, कि देखना सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, हम लोगों ने जो अजम्पशन सेट करे थे उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सिचुएशन बदल गई, यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर प्लान। ये है पूरा का पूरा प्लानिंग का प्रोसेस। तो पहला काम क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। जैसे मैंने बताया, सेल्स बढ़ानी है 20% से। So first and foremost step is setting objectives, because all the policies, procedures, methods are framed for achieving objectives only. क्योंकि जितनी भी policies बनती हैं, जो भी हमारे methods, procedures है, सब objectives achieve करने के लिए हैं। Objectives और goals specify what the organization want to achieve. Objectives क्या है? कि organization क्या achieve करना चाहता है। क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, अच्छे से आप सारे एम्प्लॉयज़ को बता दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से कम्युनिकेट कर लो। If the end result is clear, it becomes easier to work towards the goal. अगर आपका end clear है ना, that you have to achieve this, तो काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता है ये आपका फोकस है, you have to achieve this, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे उसे अचीव करने के लिए। सेकेंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। पहला समझ में आ गया ना? अब हम फ्यूचर को थोड़ा बहुत फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन सेट करेंगे। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, विच इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट वॉट माइट हैपन इन फ्यूचर। हर कोई एनालाइज कर रहा है, एक प्रिडिक्ट कर रहा है हर प्लानर कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। सो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। मैनेजर फ्यूचर को लेकर कुछ अजम्पशन सेट करता है कि डिमांड अगर 20% से बढ़ी तो क्या करेंगे, डिमांड अगर कम हो गई तो क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो क्या करेंगे, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो क्या करेंगे, कोविड आ गया फिर से तो क्या करेंगे। इन्हीं अजम्पशंस को बोला जाता है प्रीमाइसेस। याद रखना है, सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी पूछा जाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अजम्पशंस और प्रीमाइसेस बेस है, इन बेसिस के आधार पर ही प्लान्स बनते हैं। ठीक है, ये बेस है, इसको दिमाग में रखकर ही हम ऑल्टरनेटिव लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम असेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान। आपको एक्यूरेटली फोरकास्टिंग करनी है, मतलब फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं, आपको एक्यूरेटली फोरकास्टिंग करनी है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तभी आपके प्लान सक्सेसफुल रहेंगे। थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, अजम्पशंस भी आपने बना लिए, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन दैम। सो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। अगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तब आप एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट then more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ना, तो आप सबसे डिस्कस करके, सारी टीम से डिस्कस करके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाओगे ताकि आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सको। आपके पास में चॉइस होनी चाहिए ना कि भैया बेस्ट को सिलेक्ट करना है।
सो इफ प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, आप सबको बैठाओगे, डिस्कशन करोगे और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करोगे, इनोवेटिवली सोचोगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे अपनी वहां पर। फोर्थ आता है, अच्छा उससे पहले देखो, जैसे मैंने बोला, मान लो ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है सेल्स बढ़ानी है 20% से आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर दो, एक्सपेंडिचर बढ़ा दो एडवर्टीजमेंट पर। सेल्समैन अपॉइंट कर लो जो डोर टू डोर जाके बेचेगा। कस्टमर को डिस्काउंट दे दो। अगर मान लो आपका कोई फेस वॉश जैसा प्रोडक्ट है तो कस्टमर को फ्री सैंपल्स दो जिसमें आप उसे क्रीम दे रहे हो, शैम्पू दे रहे हो, कंडीशनर दे रहे हो। एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अभी तक आप फ्रिज बेचते थे, अब आप टीवी भी बेचो, एसी भी बेचो, कूलर भी बेचो, हीटर भी बेचो, और लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऐड कर दो। अलग अलग तरह से यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। फोर्थ आता है सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना। भैया आपने लिस्ट बना रखी है ना, सबको इवैल्यूएट करो। जैसे स्कूल में मैम आपको इवैल्यूएट करती है, आपका रिजल्ट आता है ना। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलोंग द अजम्पशन सपोर्टिंग देम, अजम्पशंस भी हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, प्रीमाइसेस भी हैं। मैनेजर्स स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। सारे ऑल्टरनेटिव्स के आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं, मेरिट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, डीमेरिट्स भी लिखने हैं। आफ्टर दिस मैनेजर स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव्स विद मोर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वो ऑल्टरनेटिव्स जिनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, उन्हें आप एलिमिनेट करते जाओ, हटाते जाओ। जैसे बिग बॉस या फिर कोई भी रियलिटी शो देखते हो तो एलिमिनेशन होता है ना, हर फ्राइडे सैटरडे किसी एक को हटा दिया जाता है। सेम ऐसे ही जो इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन ऑल्टरनेटिव्स को आप एलिमिनेट करो, हटाओ। ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फीएसिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ऑल्टरनेटिव्स को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो तब आप अपने दिमाग में ये भी रखो कि सिर्फ ये पेपर पर ही अच्छे ना लगे, ये प्रैक्टिकल हो, फीएसिबल हो, हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है आपके सामने, 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है कि किसमें पैसा लगाना है। 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मतलब 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, आप अर्निंग्स कैलकुलेट करोगे, अर्निंग पर शेयर निकालोगे। अगर आप किसी प्रपोजल में पैसा लगा रहे हो तो बैंक से लोन लेके लगाओगे, तो बैंक वालों को कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स कितना बनता है, डिविडेंड कितना मिलेगा, आपको हर चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिफ्थ आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। याद रखना, बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। आप सबसे बेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, सिलेक्ट करोगे। आइडियल प्लान कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा फीएसिबल है, प्रैक्टिकल है, सिर्फ पेपर पर लिखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे वाकई में इम्प्लीमेंट कर सको, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और जिसमें नेगेटिव पॉइंट सबसे कम है, जिसके मेरिट सबसे ज़्यादा हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्लान सिलेक्ट करो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हो और साथ साथ में मान लो आप डोर टू डोर सेल सर्विसेज भी दे रहे हो, डोर टू डोर बेच रहे हो, या फिर आप डिस्काउंट भी दे रहे हो प्लस आपने एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा खर्च कर दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने मेन प्लान सिलेक्ट करा, कई बार आप एक मेन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो और उस मेन चीज को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे से प्लान्स और बनाते हो। मतलब एक तो आपका मेन प्लान है ही, उस मेन चीज को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे से प्लान्स और बनाते हो, उन्हें बोला जाता है डेरिवेटिव प्लान्स। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स to support the main plan. These plans are related to routine jobs and are derived from the major plan. These are called derivative plans. आपने alternative select करा, main आपने alternative select कर लिया, ये आपको करना है। कई बार उसे अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे से प्लान्स और बनाते हो जिन्हें बोला जाता है डेरिवेटिव प्लान्स, जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है भैया, सिलेक्ट हो गया। बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्लान को एक्शन में लेकर आना, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैनेजर उस प्लान के बारे में सारे एम्प्लॉयज को बताते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयज ही हैं जो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। The manager start communicating the plans to all the employees very clearly because the employees actually have to carry on the activities according to plan. समझ में आया? सारे employees को बताना, क्योंकि at the end employees ही हैं जो उस प्लान को implement करने वाले हैं। This is the step where other managerial functions come into the picture. ये वो स्टेप है जहां से मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शंस है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो पिक्चर के अंदर आ जाते हैं कि भैया प्लान अगर इम्प्लीमेंट करना है, आपका प्लान है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप और लेबर ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग आ गया ना, आप और रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करोगे और आप मशीनरी वगैरह परचेज करोगे, तो बाकी चीजें स्टार्ट हो जाती है, लेबर को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना, सारी चीजें. इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, then more labor, more machinery will be required. This step would also involve organizing. तो organizing अपने आप आ गया, आप labor organize कर रहे हो, machinery, raw material arrange कर रहे हो, organize कर रहे हो. This is implementing the plan. And last is follow up action. Planning is a continuous process. So the manager's job does not end simply by putting the plan into action. प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो मैनेजर का काम वही खत्म नहीं होता छठे स्टेप पे कि भैया प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, मैनेजर का काम खत्म, अब मैनेजर टांगे तान के अच्छे से सोएगा कुर्सी पर. टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. अच्छे से देखना कि भैया काम जो है वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, मतलब प्लान सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, जो भी एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, जैसे स्टैंडर्ड सेट करा था सारा काम वैसे ही हो रहा है ना, अच्छे से मॉनिटर करना, चेक करना, ये सब किस में आता है, प्लानिंग के अंदर. मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. प्लान को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे जा सके. मतलब फॉलोअप का मतलब है आपने तो प्लान बना दिया, प्लान इंप्लीमेंट भी हो गया, बट यू हैव टू चेक कि सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, प्लान्स में जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करे थे, टारगेट सेट करे थे, काम वैसे हो रहा है ना, हम लोगों ने प्रीमाइसिस अजम्पशन सेट करे थे कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो सारी चीजें ट्रू है ना. अगर मान लो सिचुएशन बदल चुकी है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अपने प्लान्स में चेंजेस करने पड़ेंगे. Monitoring the plan helps to verify whether the conditions and predictions assumed in plan are holding true in present situation or not. कि भैया हमने जो प्रिडिक्शन सेट करे थे अभी वो ट्रू है ना, अभी चीजें वैसे ही हो रही है ना, हम लोगों ने जैसा अज्यूम करा था, प्रिडिक्ट करा था. इफ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू, अगर एक्चुअली हमारा काम हमारे प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है, सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी हम लोगों ने प्रिडिक्ट करी थी, तो आपको इमीडिएटली चेंजेस करने पड़ेंगे. दिस इज फॉलो अप एक्शन. तो ये 7 स्टेप्स हैं हमारे प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसके बाद में आपने प्रीमाइसेस डेवलप करे, फिर आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाते हो, सारे ऑल्टरनेटिव्स को आप इवेल्युएट करते हो, बेस्ट को सिलेक्ट करते हो, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, एंड लास्ट इज फॉलो अप एक्शन. ठीक है भैया, ये हो गए हमारे 7 स्टेप्स. अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ प्लान्स. देखो प्लान क्या है, प्लान मतलब एक तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो. प्लान एक तरीका है जिससे आप अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड कर लोगे. प्लान एक तरीका है, एक डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है, जिसकी हेल्प से आपकी शादी बढ़िया तरीके से हो जाएगी. जाते टाइम सब लोग बोल के जाएंगे डेकोरेशन भी बढ़िया थी, खाना भी बढ़िया था, बढ़िया शादी थी, मजा आ गया. प्लान एक तरीका है जिससे ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 2 साल में अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देगा 20% से. सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीका है डेट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, जो बताता है कि गोल्स को कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या स्पेसिफिक एक्शंस आपको करने पड़ेंगे गोल को अचीव करने के लिए. इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन, बता रहा है क्या स्पेसिफिक एक्शंस आपको करने हैं टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए ये स्पेसिफिक एक्शंस करने पड़ेंगे. दो स्पेसिफिक एक्शंस आर प्लान्स. सो अभी आपको समझ में आएगा प्लान्स अलग अलग तरह के होते हैं. कुल मिला के जो प्लान्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स और एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स, सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स. नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज प्लान, ऐसे प्लान्स जिन्हें हम एक ही बार यूज करते हैं, इस तरह के प्लान्स को बोला जाता है सिंगल यूज प्लान. मतलब ऐसे प्लान जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, एक यूनिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, जो सिचुएशन बार बार रिपीट नहीं होती, बार बार रीअकर नहीं होती, इस तरह के प्लान्स को बोला जाता है सिंगल यूज प्लान. लेकिन ऐसे प्लान्स जो ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जा रहे हैं जो सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रीअकर होती हैं, इन प्लान्स को बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान्स. इन प्लान्स को आप बार बार यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करके, मॉडिफिकेशंस करके. सो यूनिक सिचुएशन के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है, जो एक ही बार यूज करा जाएगा, सिचुएशन खत्म, प्लान को भी आप खत्म कर दोगे, वो सिंगल यूज प्लान है. लेकिन ऐसी सिचुएशंस जो बार बार देखी जाती है, उनके लिए जो आप प्लान्स बनाते हो, दैट इज स्टैंडिंग प्लान.
फॉर एग्जाम्पल मैं डेली आपको पढ़ा रही हूँ, डेली क्लास ले रही हूँ, ये एक तरह से समझ लो स्टैंडिंग प्लान है। लेकिन मान लो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आई हाफ ईयरली के टाइम पर कि हाफ ईयरली मैराथन, तो वो स्पेसिफिकली हाफ ईयरली इसके लिए है ना, वो सिंगल यूज प्लान होगा। मैं एनुअल्स के टाइम पर लेकर आई कि भैया इन क्वेश्चंस को कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनुअल्स के लिए, वो सिंगल यूज प्लान है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई प्लान बन रहा है, सिंगल यूज प्लान। रिपीट होने वाली सिचुएशंस, रीअकर होने वाली सिचुएशंस के लिए अगर कोई प्लान्स बन रहे हैं, उन्हें बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। तो सबसे पहले है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। किसी वन टाइम इवेंट के लिए कि भैया कोई इवेंट लॉन्च करना है, इसके लिए कोई प्लान बना दिया। किसी वन टाइम सिचुएशन के लिए जो प्लान होता है दैट इज सिंगल यूज प्लान। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ये सिचुएशंस बार बार रीअकर नहीं होती, रिपीट नहीं होती। दे आर मेड टू मेट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। किसी यूनिक सिचुएशन के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जो भी प्लान है वो एक वीक का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल, एक क्वार्टर का भी हो सकता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। इस प्लान में आता क्या है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आपने कोई बजट बनाया है, जैसे फोन लेना है, तो फोन लेने के लिए आपने बजट प्रिपेयर करा है कि यार मुझे 15,000 का फोन लेना है। दिस इज सिंगल यूज प्लान। अब 15,000 का फोन आप बार बार तो नहीं लोगे ना, ये सिचुएशन बार बार तो रिपीट नहीं होगी, तो बजट क्या है, सिंगल यूज प्लान है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोग्राम है, आप कोई नया डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है आपका, वो सिंगल यूज प्लान है। समझ में आया? सो सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। These are prepared to meet the demand of specific situation. किसी स्पेसिफिक यूनिक सिचुएशन के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। सिचुएशन खत्म तो प्लान्स को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बार बार यूज में नहीं आते। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। हर बार अलग यूनिक सिचुएशन, नई सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बनाया जाएगा, दैट इज सिंगल यूज प्लान। क्या क्या आया है इसमें? बजट और प्रोग्राम इसमें आ गया। प्रोजेक्ट भी प्रोग्राम की तरह ही होता है। समझ में आया? सो बजट और प्रोग्राम किस में आता है? सिंगल यूज प्लान में। अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग प्लान्स, ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रिपीट होती हैं। जैसे मैं डेली आपके लिए क्लास ले रही हूं, तो उसके लिए जो मेरा प्लान है दैट इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly. ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम स्मूथ तरीके से हो, मक्खन तरीके से हो। मतलब इंटरनल ऑपरेशंस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो स्मूथली हो सके, इसलिए स्टैंडिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। एक बार प्लान्स बना लिए, बस इन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसीज आती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, कि भैया हम उधार पर सामान नहीं बेचते। तो कितनी भी बार कस्टमर आए, हर कस्टमर के लिए नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है। तो ये तो स्टैंडिंग प्लान है ना। प्रोसीजर है, स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फी डिपॉजिट करवानी है, फिर रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। सारे बच्चों के लिए सेम है, स्टैंडिंग प्लान है। मेथड है कि भैया डेप्रिसिएशन लगाना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, हर बार उसी मेथड से लगाया जाएगा। रूल्स हैं, स्कूल का रूल है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है, स्कूल के अंदर फोन कॉल्स अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं है। ये स्टैंडिंग प्लान है, सबके लिए है, रिपीटेडली चलते हैं। सो दीज आर रिकरिंग प्लान्स हैं, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि बिजनेस में स्मूथली काम हो सके, इंटरनल ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथ और मक्खन तरीके से हो सके। सो बेसिकली प्लान्स जो हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, 8 तरह के प्लान्स होते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल क्या है, स्ट्रैटेजी मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान, और ज्यादा डिटेल्ड प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पॉलिसी बता दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का, कि कस्टमर बोल रहा है उधार पर बेच दो तो आपने बोला नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है। कस्टमर बोल रहा है भैया डिस्काउंट करवा रहा है, कस्टमर बार्गेनिंग करवा रहा है, आपने बोल दिया फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है। प्रोसीजर जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है तो बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आओ, वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देकर आओ, फिर फॉर्म फिल करो, फिर बच्चे का आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, वो प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर के अंदर भी जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स आए,
उसमें पर्टिकुलर स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। जैसे मैंने बोला डेप्रीशिएशन लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी लगता है, WDV मेथड से भी लगता है। कौन सा मेथड से लगाना है, तो मेथड हो गया। रूल्स है, जैसे स्कूल में फ़ोन कॉल्स अलाउ नहीं होते हैं, टेलीफोन्स अलाउ नहीं होते, आपको यूनिफॉर्म के अंदर ही जाना है, 8 बजे के बाद में आप स्कूल नहीं जा सकते, वो रूल है। रूल मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रूल बताता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। प्रोग्राम मतलब एक डिटेल्ड चीज़ है, जैसे आप कुछ नया कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई नया डिपार्टमेंट खोल रहे हो, कोई नई ब्रांच खोल रहे हो, तो वो एक बड़ी सी चीज़ प्रोग्राम है। बजट मतलब आपका सेल्स का बजट क्या है, इस साल कितने की सेल्स होंगी, कितने की परचेजेस होंगी, तो आप बजट बना रहे हो। जैसे फ़ोन लेने गए तो आपने बजट बनाया कि मेरा बजट है 15,000 का फ़ोन लेना है। तो जब हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को नंबर्स में स्पेसिफाई करते हैं ना, कि सेल्स होंगी 50,000 रुपये की, हमें परचेज करना है सामान 30,000 रुपये का, तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को नंबर्स में बता रहे हो, है ना, नंबर्स का यूज कर रहे हो, दैट इज सिंपली बजट। तो ये 8 तरह के प्लान्स होते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एंड रिजल्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है। अब अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, हम लोगों ने सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स पढ़ा, ठीक है। अब कौन से सिंगल यूज में आते हैं, कौन से स्टैंडिंग के अंदर आते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर, क्योंकि पॉलिसीज सेम रहती हैं, प्रोसीजर्स भी फिक्स है, मेथड भी फिक्स है, रूल्स भी सबके लिए सेम है, रिपीट हो रही है ये चीजें। लेकिन प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है, कि नया डिपार्टमेंट आपको खोलना है, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, नई ब्रांच आप खोल रहे हो। बजट भी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है, इस साल का सेल्स बजट अलग है, अगली साल का सेल्स बजट अलग होगा। तो प्रोग्राम और बजट किसके अंदर आते हैं, हमारे सिंगल यूज प्लान के अंदर। किसमें, सिंगल यूज प्लान के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी ये ना तो आपके स्टैंडिंग प्लान्स में आएंगे, ना आपके ये सिंगल यूज प्लान के अंदर आते हैं। समझ में आया। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल तो स्टैंडिंग प्लान में है, रिकरिंग सिचुएशंस है। प्रोग्राम और बजट स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लान है। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव तो एंड रिजल्ट है, और स्ट्रेटेजी मतलब और डिटेल्ड है। ये ना सिंगल यूज प्लान्स में आते हैं, ना स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहता है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ये डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है, मैनेजमेंट वहां तक पहुंचना चाहता है। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल बेसिक होते हैं। दे आर डिफाइंड एज एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। एंड्स है कि मैनेजमेंट ये अचीव करना चाहता है, कि मैनेजमेंट का मकसद है कि सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स दोनों में ही नहीं आते। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, अभी मैं बताऊंगी स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। प्लस ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर कर सको। देखो स्पेसिफिक का मतलब है आप एकदम क्लियरली बताओ कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से आने वाले 2 साल के अंदर। तो आप सब कुछ बताओ कि सेल्स कितने से इंक्रीज करनी है, 20% से, कब, कितने टाइम में, आने वाले 2 साल के अंदर। किस प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करनी है, मैंने बोला गाड़ियों की सेल्स इंक्रीज करनी है। मान लो आप टीवी भी बेच रहे हो, कूलर भी बेच रहे हो, फ्रिज भी बेच रहे हो, एसी भी बेच रहे हो। आपने बोला हमें एसी की सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से। तो सारी चीजें बता रहे हो, स्पेसिफिक हो आप एकदम। प्लस आप ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटी में मेजर कर सको, जैसे आपने बताया सेल्स इंक्रीज करनी है कितने से, 20% से। तो क्वांटिटी नंबर्स में आप बता रहे हो, एकदम स्पेसिफिक हो आप। प्लस आप किसी भी चीज को क्वांटिटी में मेजर कर रहे हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, फीचर्स क्या है। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। यहाँ पर हम एंड की बात कर रहे हैं, हमें क्या अचीव करना है। सारी एक्टिविटीज क्यों करते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स एक गाइड का काम कर रहे हैं, इसके बेसिस पर सारी की सारी प्लानिंग होती है, पहला स्टेप है। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू रियलाइज। ये फ्यूचर पोजीशन है जहां तक ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। और ऑब्जेक्टिव्स जनरली कौन सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजर्स। बात ये आती है ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट। मैम कैसे होने चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एस का मतलब है स्पेसिफिक। मैम स्पेसिफिक समझा दो। स्पेसिफिक अभी मैंने समझाया था, स्पेसिफिक का मतलब है, जैसे एक तो मैंने बोला वी वांट टू इंक्रीज सेल्स, ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आप नहीं बता रहे कि आपको सेल्स कितने से बढ़ानी है, किस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, कितने टाइम में बढ़ानी है। आपने कुछ नहीं बोला, आपने सिंपली बोला वी वांट टू इंक्रीज सेल्स।
एक आप बोल रहे हो इंक्रीज मोबाइल फोन सेल्स बाय 20% इन नॉर्थ इंडिया विद इन द नेक्स्ट 6 months थ्रू ऑनलाइन एड्स एंड डीलर डिस्काउंट। सब कुछ आप बता रहे हो। आप बता रहे हो किसकी सेल्स बढ़ानी है, मोबाइल फोन्स की। कितने परसेंट से बढ़ानी है, 20% से। कौन से एरिया में, नॉर्थ इंडिया के अंदर। कैसे बढ़ाएंगे, ऑनलाइन एड्स चलवाकर और डीलर्स को डिस्काउंट देकर। कितना स्पेसिफिक है, सारी चीजें आपने स्पेसिफाई करी हैं। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। एस का मतलब है स्पेसिफिक, सब कुछ आप मेंशन करो। मेजरेबल होने चाहिए, जैसे आपने बताया है कि सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से, तो इस तरह से आप मेजर कर सको। ये नहीं कि सिर्फ इंक्रीज करनी है सेल्स, बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज करनी है। अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो लिखने में, पढ़ने में सुंदर नहीं लग रहे, आप एक्चुअली उन्हें अटेन कर सको, अचीव कर सको, मतलब प्रैक्टिकल होने चाहिए। फियासिबल होने चाहिए। कई चीज पेपर पर बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने बोला सेल्स बढ़ानी है मुझे तो 50% से, इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो अटेनेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, आलतू फालतू नहीं, और टाइम बाउंड है कि आपने बताया है अगले 6 months के अंदर सेल्स बढ़ानी है, तो टाइम बाउंड होने चाहिए सारी की सारी चीजें। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्लियर हो गया। सेकेंड आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मैंने क्या बताया, और डिटेल्ड प्लान है। डिटेल्ड मतलब ऑल और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसमें 3 चीजें आती है। स्ट्रैटेजी में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं कि मकसद क्या है, प्लस उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ना, कौन सा तरीका अपनाएंगे। प्लस हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मशीनरी में कितना पैसा लगाया जा रहा है, रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगाया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितनी लेबर हमने हायर करी है, कितनी मशीनरी लगाई है। ये सब किस में आता है, स्ट्रैटेजी के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड प्लान है। 3 चीजें आ गई, ऑब्जेक्टिव्स, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लस उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं। इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। पता चलता है इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिलती है, एक स्कोप का पता चलता है फ्यूचर से रिलेटेड। जैसे सारी चीजें आ गई कि एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा मीडिया यूज करना है, टीवी में ऐड देना है, न्यूज़पेपर में ऐड देना है, सोशल मीडिया पर ऐड देना है, कैसे देना है, सेल्स का प्रमोशन कैसे करना है, डोर टू डोर सेल करवा के करना है, बाय 1 get 1 फ्री दें, कस्टमर को डिस्काउंट दें, फ्री सैंपल्स ऑफर करें, 2 GB डेटा दें, क्या दें, कैसे सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, फैक्ट्री से सीधे सामान कस्टमर के पास में जाएगा, या फैक्ट्री से रिटेलर के पास में, रिटेलर से कस्टमर के पास, या फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ये सारी चीजें किस में आती हैं, स्ट्रैटेजी के अंदर। तो स्ट्रैटेजी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट को नजर में रख के। इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर में डिसीजंस लेने में स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वही एक फ्रेमवर्क है, काउंटर्स है जिसके दायरे में रहकर आपको काम करना है। स्ट्रैटेजी से ही किसी बिजनेस की आइडेंटिटी बनती है। स्ट्रैटेजी अच्छी है, बिजनेस ग्रो करेगा, स्ट्रैटेजी खराब है, फेलियर हो सकता है। It includes decisions like whether the organization will continue in same kind of business और combine new line of activity। इसमें डिसीजंस आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम तरह के बिजनेस को कंटिन्यू करेगा या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कुछ नई एक्टिविटीज आएंगी, नई ब्रांच डालनी है, नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। सब चीजें किसमें आती हैं, स्ट्रैटेजी के अंदर। 2 क्लियर हो गए। ये ना स्टैंडिंग प्लान है ना सिंगल यूज प्लान है। पॉलिसी मतलब जैसे कस्टमर ने बोला डिस्काउंट दे दो, आपने बोला भैया फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है, कस्टमर ने बोला उधार पर दे दो, आपने बोला नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है, कस्टमर ने बोला मैं अगर साइज सही नहीं आएगा तो रिटर्न कर दूं क्या, आपने बोला नो रिटर्न पॉलिसी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का। पॉलिसी इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करने का ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है। ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम, जैसे नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी, फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर को काम करना है। भैया अगर आपकी पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, तो आप कैसे उधार पर बेच दोगे। आपकी फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है, तो अगर बंदा बार्गेन करवा रहा है तो आप कैसे प्राइस कम कर दोगे, नहीं करोगे। Policy provides a basis for interpreting strategy which is usually stated in general terms. स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज काम में आती हैं। मैम कैसे, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपको कस्टमर सर्विस अच्छे से देनी है,
एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आपको देनी है कि कस्टमर आपका खुश रहना चाहिए, कस्टमर सर्विस आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। दिस इज योर स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे पॉलिसी हो गई कि आप कस्टमर को 7 डे की रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो, 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी है। जैसे कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो विद इन 24 आवर्स आप उस कंप्लेंट को सुनोगे, रिस्पॉन्ड करोगे उसके ऊपर। आप हर कस्टमर को स्माइल के साथ में ग्रीट करोगे, उसका नाम यूज करोगे। कस्टमर्स के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए, पोलाइटली आप सारी की सारी डीलिंग्स करोगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज आपको देनी है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपने अलग अलग पॉलिसीज बना दी। पॉलिसी मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीका है। नो रिटर्न पॉलिसी, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, ऑल दिस इज पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर होती है। गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज काम में आती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज्ड खुद का तरीका है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का। मेरी अगर नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है तो जरूरी थोड़ी ना किसी दूसरे बिजनेस की भी नो क्रेडिट सेल पॉलिसी होगी। वो आपका खुद का तरीका है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का। फोर्थ आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब जहां पर बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ना, क्रोनोलॉजिकल में, कि इसके बाद में ये स्टेप, इसके बाद में ये स्टेप, इसके बाद में ये स्टेप। तो इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को बोला जाता है प्रोसीजर। रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो किस में आता है, प्रोसीजर के अंदर। जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए प्रोसीजर होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया आपने बच्चे को, पेरेंट्स को, अब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देंगे, एप्लीकेशन फी सबमिट करवाएंगे, फिर आप बच्चे का रिटर्न टेस्ट लोगे, देन उसकी पूरा का पूरा रिजल्ट निकलेगा, फिर बच्चे का इंटरव्यू होगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा। ये सब किसके अंदर आता है, प्रोसीजर के अंदर आता है। सो यहाँ पर रूटीन स्टेप्स आए। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म, डिटेल में है कि किसी भी काम को किस तरीके से करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर होता है। या फिर मान लो आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो तो कंपनी का अलग एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कस्टमर ने रिटर्न के लिए मेल डाली है या फिर एप्लीकेशन पर कुछ भी डाला है, कॉल करके बोला है। फिर आप देखोगे कि भैया सारी चीज़ें आप वेरीफाई करोगे कि विद इन 7 डेज ही रिटर्न कर रहा है ना, प्रोडक्ट जो है वो अनयूज्ड है ना, प्रोडक्ट कहीं डैमेज तो नहीं है, इसने पहन के रिटर्न कर दिया हो। ठीक है भाई, उसके बाद में आप अपने मैनेजर से अप्रूवल लोगे कि भैया रिटर्न कर दिया जाए क्या। उसके बाद में आप सिस्टम पर अपडेट करोगे कि हाँ भाई आपका रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर डिक्लाइन कर दिया। आप फिर रिफंड जो है वो इनिशिएट कर दोगे, फिर उस प्रोडक्ट को आप वेयर हाउस में भिजवा दोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आए। दिस इज प्रोसीजर कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली, आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहे हो कि अनयूज्ड है ना, डैमेज तो नहीं है ना, या फिर 7 डेज के अंदर अंदर तो रिटर्न हो रहा है ना, 14 डेज का तो 14 डेज में रिटर्न हो रहा है ना। मैनेजर का अप्रूवल लिया, सिस्टम में अपडेट करा, रिफंड करने के लिए आपने आगे प्रोसेस कर दिया और प्रोडक्ट को वेयर हाउस में दोबारा भेज दिया। सो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स होते हैं। दोनों चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। पीछे जो पॉलिसीज पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर होता है, बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। प्रोसीजर इनसाइडर्स के लिए है, स्कूल के अंदर वालों के लिए है, कंपनी के अंदर वालों के लिए है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी, ताकि आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सको। जैसे ये भी तो पॉलिसी है, 14 डेज की रिटर्न पॉलिसी, पॉलिसी को आप एनफोर्स कर सको, एग्जीक्यूट कर सको, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको, इसलिए क्या है, प्रोसीजर है। एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी डन। करेक्ट हो गया। तो 4 हम लोगों ने देख लिए बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड हम लोगों ने स्ट्रैटेजी देखी, थर्ड पॉलिसी और फोर्थ आ गया प्रोसीजर। फिफ्थ आता है मेथड। अब देखो आपने यहाँ पर क्या देखा था, प्रोसीजर देखा था। प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, किसी भी एक स्टेप को आपने उठा लिया, जैसे रिफंड प्रोसेस्ड, इसको आपने उठा लिया। इसको करने के लिए आप कौन सा तरीका, कौन सा मैनर यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, वही मेथड है। मतलब प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, उनमें से एक को उठाया और उस पर्टिकुलर स्टेप को आप कैसे करोगे, उस पर्टिकुलर टास्क को आप कैसे परफॉर्म करोगे, दैट इज मेथड। कि भैया रिफंड करना है, अब रिफंड कैसे करोगे, बंदे ने ओरिजिनल पेमेंट जैसे करी थी वैसे ही आप उसे रिफंड करोगे, कैश में रिफंड करोगे, यूपीआई करोगे, नेट बैंकिंग करोगे, कैसे करोगे। तो वही प्रोसीजर का एक स्टेप आपने उठाया, उस पर्टिकुलर स्टेप को कैसे करना है, दैट इज अ मेथड।
मैथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका है इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब, कि आपके हिसाब से ये सिस्टमैटिक तरीका है इस पर्टिकुलर स्टेप को करने का। इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, वही लिखा है ना, प्रोसीजर का एक स्टेप उठाओ, उस स्टेप को कैसे करना है, उस स्टेप को करने का सिस्टमैटिक तरीका इज मेथड। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन लगाना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी होता है। आपने सोचा कौन से लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, दिस इज मेथड। समझ में आई बात? अगर आप एक प्रॉपर मेथड चुनते हो, सही मेथड चुनते हो, सोचा समझा, तो आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो प्रोसीजर में तो बहुत सारे स्टेप्स आए, उन स्टेप्स में से एक स्टेप आपने उठाया, एक टास्क उठाया, उस स्टेप को कैसे करना है, दैट इज मेथड। उसके बाद में आता है रूल। जैसे स्कूल का भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो बहुत सारे स्टेप्स से कि भैया जैसे एक स्टेप ले लिया कि बच्चे का रिटन टेस्ट लेना है। अब रिटन टेस्ट कैसे लेना है, ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, मैंने बोला ऑफलाइन लेना है, ये मेथड है। ठीक है, कि प्रोसीजर में से एक टास्क आपने उठाया कि बच्चे का रिटन टेस्ट लेना है, कैसे लेना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन लेना है, ये हो गया आपका मेथड। फिर है रूल। रूल्स भैया स्ट्रिक्ट चीजें हैं, रूल्स बताते हैं आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कि वर्क प्लेस के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप वहां पर पर्सनल फोन कॉल्स नहीं ले सकते, अगर आपकी यूनिफॉर्म चलती है तो आपको यूनिफॉर्म में आना है। तो रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो बताते हैं आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, और रूल सबके लिए कंपलसरी हैं, आपको एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। सो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। जैसे स्कूल के रूल्स है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आओ, ठीक है, वेंसडे को सैटरडे को जो भी आपकी हाउस यूनिफॉर्म है उसके अंदर आ जाओ। फॉर एग्जांपल कई स्कूल्स के अंदर होता है कि आप नेल्स नहीं बढ़ा सकते, नेल पेंट नहीं लगा सकते हो, आप बालों को आप खुला करके नहीं आ सकते, होता है ना, आप अपने फ़ोन नहीं लेकर आ सकते, मोबाइल फोन्स, ये रूल्स हैं। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो बताते हैं व्हाट इज टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने फॉलो नहीं करे देन स्ट्रिक्ट एक्शंस कैन बी टेकन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहता है। जैसे नो स्मोकिंग रूल है, नो पर्सनल फोन कॉल्स का रूल है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान होते हैं, याद रखना, विच इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, रूल। फिर आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब अगर आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, प्रोजेक्ट समझ लो, कोई नया प्रोजेक्ट है, इसमें डिटेल में सारी चीजें आ जाती हैं कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर आप अपनाओगे, क्या रूल्स हैं, आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, बजट क्या होगा, सब कुछ। अगर आप कुछ नया कर रहे हो उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड चीजें हैं दैट इज प्रोग्राम। मान लो कोई आप शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, या फिर आप खुद का कोई नया डिपार्टमेंट खोल रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, कोई नई ब्रांच आप डाल रहे हो, दैट इज अ प्रोग्राम। कुछ बड़ा करना, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में आ जाती हैं। माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल भी आती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी पॉलिसी क्या होगी, क्या प्रोसीजर आप अपनाओगे, क्या रूल्स होंगे, कौन कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, कितना आपका बजट होगा, सब किस में आया, प्रोग्राम के अंदर। यू आर डूइंग समथिंग यूनिक। प्रोग्राम क्या है, सिंगल यूज प्लान है, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, दैट इज प्रोग्राम। तो देखो, डिटेल्ड स्टेटमेंट है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, रूल्स, टास्क, सब कुछ आ गया। अलग अलग सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं, इससे सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीजें आ गई। इंक्लूड्स एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, और माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी किसमें होगी, प्रोग्राम के अंदर। लास्ट आता है हमारे पास में बजट। कुछ नहीं है, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख दिया ना, वो बजट है। जैसे आपने बोला सेल्स आपकी इस साल की कितनी होंगी, इस साल की सेल्स होंगी 50,000 करोड़, ये इस साल की सेल्स होंगी, ये क्या है, बजट है। आपकी सेल्स होंगी, उस सेल्स को आपने नंबर में बता दिया कि इतने की सेल्स होंगी 50,000 करोड़ की, दिस इज बजट। आपने बोला इस साल कुल मिला के आपके यहाँ पर 500 कार्स का प्रोडक्शन होगा, ये क्या है, बजट है। ये प्रोडक्शन का बजट हो गया, ये सेल्स का बजट हो गया। तो आप अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको आप सिंपली कैसे बता रहे हो, न्यूमेरिकल टर्म्स में, कि आप इस साल 500 कार्स का प्रोडक्शन करोगे, या फिर इस साल आपकी सेल्स होंगी 5,000 करोड़ की। सो यहाँ पर ये कौन सा प्लान है जहां पर आप हर चीज कैसे बता रहे हो, क्वांटिटी में। क्वांटिफाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपने क्वांटिटी में बताया है, नंबर्स में बताए हैं। प्रोडक्शन 500 गाड़ियों का होगा,
सेल्स 50,000 करोड़ की होंगी, परचेजेस 20,000 करोड़ की होंगी। दिस इज योर बजट। जैसे सेल्स का बजट है कि इस साल सेल्स कितनी होंगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर। फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है बजट, तो ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस का भी काम करता है। जैसे आपने साल के स्टार्ट में स्टैंडर्ड सेट करा है कि इस साल जो है वो 500 कार्स का प्रोडक्शन होगा, एक्चुअल आपने देखा 450 कार्स का ही प्रोडक्शन हुआ, तो फिर आपने देखा डेविएशन आ रहा है, 50 कार्स कम बनी। आगे से आप चीजों को क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। ऑल दिस इज कंट्रोलिंग ना, तो ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग डिवाइस का भी काम करता है। करेक्ट हो गया, अच्छे से चमक गया पूरा चैप्टर। तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कर लिया काफी डिटेल में, वन शॉट के अंदर। कहीं कोई दिक्कत आए, यू आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स, या फिर आप एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो। अब अगर ये नोट्स आपको चाहिए, ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगेड़ क्लासेस। वहां पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर ये नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं, तो एक बार चेक कर लेना। और अगर लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मैं हर बार बोलती हूँ, इट विल रियली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और बीएसटी की अगली क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।